गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी का सैम्पल पेपर लेकर के आई हूँ। बहुत ध्यान से इसको आप समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए कि सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमशः एवं स्वच्छता पूर्वक दीजिए। आप देख रहे हैं कि आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, उनको एक सीक्वेंस में और बहुत ही नीट एंड क्लीन वर्क करना है। फिर इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि प्रश्न पत्र के दो खंड हैं, खंड अ और खंड ब। मीन्स आपके पूरे क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड हैं, पहला अ है और दूसरा ब। खंड अ में कुल 10 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं। वस्तुपरक का मतलब होता है एमसीक्यू बेस्ड, यानी कि आपके 10 क्वेश्चन जो हैं वो सबके आंसर क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें एक करेक्ट ऑप्शन है। तो आपको वो नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड हैं खंड अ में। खंड ब में कुल 7 वर्णात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब 7 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके डिस्क्रिप्टिव हैं जिनके आंसर्स आपको बताने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं खंड अ में आऊँगी। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर सही विकल्पों का चयन कीजिए। मीन्स आपको गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़ करके आपको सही आंसर बताने हैं। तो ये आपका गद्यांश है। तो चलिए हम ये पढ़ते हैं इस गद्यांश को और बहुत ही ध्यान से आप गद्यांश को समझेंगे। कहा जाता है कि हमारा लोकतंत्र यदि कहीं कमजोर है तो उसकी एक बड़ी वजह हमारे राजनीतिक दल हैं। वे प्रायः अव्यवस्थित और अमर्यादित हैं और अधिकांशतः निष्ठा और कर्मठता से संपन्न नहीं है। समझते जाइएगा कि हमारा लोकतंत्र यदि कहीं कमजोर है तो उसकी जो बहुत बड़ी वजह है वो है हमारे राजनीतिक दल। ये अमर्यादित हैं और हम अपने काम के लिए ना तो निष्ठावान है और ना ही उनको काम को लेकर के कर्मठता है, यानी कि ना ही वो अपने काम को एक्टिव होकर के करते हैं। हमारी राजनीति का स्तर प्रत्येक दृष्टि से गिरता जा रहा है। लगता है उसमें सुयोग और सचरित्र लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र में लोकतंत्र के मूल में लोक निष्ठा होनी चाहिए, लोक मंगल की भावना और लोकानुभूति होनी चाहिए, लोक संपर्क होना चाहिए। यानी कि आप देखेंगे कि लोकतंत्र के लिए योग्यता जरूरी है, चरित्रवान होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। लोक निष्ठा होनी चाहिए, लोगों के लिए अच्छे काम की भावना होना चाहिए, लोगों के लिए एक अच्छी अनुभूति होनी चाहिए, लोगों से लोक संपर्क का मतलब होता है मेल जोल बढ़ना चाहिए। लेकिन इन सभी आधारभूत तत्वों की हमारे लोकतंत्र में कमी है, इसलिए लोकतंत्र कमजोर दिखाई पड़ रहा है। मतलब ये सारे आधारभूत तत्व नहीं है, इसलिए हमारा लोकतंत्र कमजोर दिखाई पड़ रहा है। हम प्राय सोचते हैं कि हमारा देश प्रेम कहाँ चला गया, देश के लिए कुछ करने मर मिटने की भावना कहाँ चली गई, त्याग और बलिदान के आदर्श कहाँ लुप्त हो गए। आज हमारे लोकतंत्र को स्वार्थधत्ता का घून लग गया है। क्या राजनीति, क्या अफसर, अधिकांश यही सोचते हैं कि वह किस तरह स्थिति का लाभ उठाएं, किस तरह एक दूसरे का इस्तेमाल करें। आम आदमी अपने आप को लाचार पाता है और ऐसी स्थिति में उसकी लोकतांत्रिक आस्थाएं डगमगाने लगती हैं। आपने बच्चों इस स्टैंजा में देखा कि लोगों के अंदर देश के लिए कुछ करने के लिए जो भावना है, मर मिटने के लिए जो भावना है, त्याग और बलिदान सब खत्म हो गया है, क्योंकि उसमें घुन लग गया है। घुन का मतलब है कि सब अपने पद को पाने के लिए हर तरीके के स्वार्थ सिद्धि में लग गए हैं। सब हर स्थिति का लाभ उठा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में जो आम पब्लिक है, आम जनता है, वो अपने आप को बहुत ही लाचार समझ रही है। लोकतंत्र की सफलता के लिए हमें समर्थ और सक्षम नेतृत्व चाहिए। एक नई दृष्टि, एक नई प्रेरणा, एक नई संवेदना, एक नया आत्मविश्वास, एक नया संकल्प और समर्पण आवश्यक है। लोकतंत्र की सफलता के लिए हम सब अपने आप से पूछें कि हम देश के लोकतंत्र के लिए क्या कर सकते हैं। हम सिर्फ पूछकर ही न रह जाएं,
बल्कि संगठित होकर समझदारी, विवेक और संतुलन से लोकतंत्र को सफल और सार्थक बनाने में लग जाएं। आप इसको समझ रहे हैं कि यहाँ पे लोकतंत्र के लिए बताया गया है कि लोकतंत्र की सफलता क्या होनी चाहिए, लोगों के अंदर संवेदना होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, समर्पण के भाव होने चाहिए। तो आपने इस गद्यांश को अच्छी तरीके से समझ लिया। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन के करेक्ट आंसर क्या हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल लोकतंत्र की असफलता के कारण बताए जाते। राजनीतिक दल लोकतंत्र की असफलता के कारण बताए जाते हैं क्योंकि वे प्रायः धन और पद लोलुप हैं, निष्ठाहीन और कर्तव्य विमुख हैं, संप्रदायवादी और जातीयवादी हैं, केवल सत्ता लालची हैं। बच्चों अगर आप देखेंगे, अगर चारों ऑप्शन को ही देखेंगे तो चारों ही ऑप्शन एक कारण है। मतलब कि राजनीतिक दल यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी असफलता के ये सब वजह हैं। लेकिन अगर हम किसी एक अगर धन और पद लोलुप की बात करते हैं तो सिर्फ वहाँ पे धन और सत्ता पाने की लालच हो जाएगी, बाकी के पार्ट जो है वो छूट जाएंगे। तो ये अपने में एक कंप्लीट नहीं है। अगर निष्ठाहीन कर्तव्य विमुख की बात करें तो बात है कि अगर काम को लेके निष्ठा नहीं है, अपने कर्तव्य को लेकर के मतलब एक कर्तव्य परायण अगर नहीं है तो हम देखेंगे कि बाकी के जो तीन ऑप्शन है, संप्रदायवादी, जातिवादी हैं, केवल सत्ता लालची, ये क, ग और घ ये सब निष्ठाहीन और कर्तव्य विमुख हैं, इनमें ये शामिल हो जाते हैं। क्योंकि अगर काम के प्रति निष्ठा नहीं है तो उसकी वजह धन है और पद है, यानी जिस पोस्ट को हम पाने के लिए हमारे मन में लालच है। हम संप्रदायवादी और जातिवादी यानी अपने अपने धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के हम लड़ झगड़ रहे हैं, हमें केवल सत्ता की लालच है। अगर इन सबको हम इंक्लूड करेंगे तो ऑप्शन ख निष्ठाहीन और कर्तव्य विमुख है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के मूल तत्व नहीं है। आपने ऊपर पढ़ा था लोक मंगल के प्रति उपेक्षा, फिर है लोक निष्ठा की अपेक्षा। बच्चों ध्यान देंगे, उपेक्षा और अपेक्षा। उपेक्षा का मतलब होता है किसी चीज को नेग्लेक्ट करना, अपेक्षा का मतलब उस काम को करना। लोक संपर्क की इच्छा या फिर लोक के सुख दुख की अनुभूति। अब लोकतंत्र के मूल तत्व नहीं है, अगर हम देखें तो लोक मंगल के प्रति उपेक्षा। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो बात सही है कि ये मूल तत्व नहीं माना जा सकता, क्योंकि जहाँ लोकतंत्र के कल्याण की बात होगी तो हम लोक के मंगल की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, उसके प्रति हमारी आस्था होगी। तो लोक निष्ठा की अपेक्षा ये हमारा मूल तत्व है। लोक संपर्क की इच्छा ये भी हमारा मूल तत्व है, और लोक के सुख दुख की अनुभूति ये भी हमारा मूल तत्व है, क्योंकि लोक निष्ठा, लोगों के साथ निष्ठा रखना, संपर्क रखना, उनके सुख दुख का ख्याल करना, ये लोकतंत्र का मूल तत्व है। लेकिन लोक मंगल के प्रति नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम आदमी की लोकतांत्रिक आस्थाएं डगमगाती हैं। आपने देखा कि हमने गद्य के लास्ट में कि आम आदमी की लोकतांत्रिक जो आस्थाएं हैं वो किस तरीके से डगमगाती हैं। पहला है लोकतंत्र की गिरती मर्यादाओं के समक्ष विवशता देखकर। एक प्रकार से देखा जाए तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन हम सारे ऑप्शन को पढ़ लेंगे। नेताओं और अफसरों के उपयोग होते देख करके, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसको भी देख करके लोकतांत्रिक जो आस्थाएं हैं आम आदमी की वो डगमगाने लगती हैं। भाई भतीजावाद और पक्षपात देख करके, ये भी सही है, क्योंकि ज़्यादातर देखते हैं आप जो लोग बड़े बड़े पोस्ट पे बैठते हैं तो वो अपने रिलेटिव्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, यानी कि हर चीज़ में देखा जाए तो भाई भतीजावाद आ गया है। देखिए आप भाई भतीजावाद शब्द को समझने की कोशिश करिएगा। इसका मतलब होता है कि हम आपस में सिर्फ अपने सगे संबंधियों को ही वैल्यू देते हैं, जिससे आम जनता को नेग्लेक्ट किया जाता है, उनके साथ पक्षपात होता है, उनका
फेवर नहीं किया जाता है। फिर है केवल धनार्जन को ही जीवन का लक्ष्य पाकर। तो ये चीज भी सही है, जिससे आम आदमी की लोकतांत्रिक आस्थाएं डगमगाती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 3 ऑप्शन बिल्कुल सही थे, एक आपका गलत था। इसी तरीके से आपके यहाँ सारे के सारे ऑप्शन जो हैं आम आदमी की लोकतांत्रिक आस्थाएं डगमगाने के कारण हैं। लेकिन अगर हम इन सबको किसी एक पक्ष को लिखते हैं तो बाकी के जो पक्ष हैं वो इग्नोर हो जाएंगे। तो इन तीनों ख, ग और घ को अगर हम कंबाइंड आंसर के रूप में देखेंगे तो ये हमको क के आंसर में मिला जुला मिलेगा, लोकतंत्र की गिरती मर्यादाओं के समक्ष विवशता देख करके। यानी कि यहाँ पे जो विवशता क्या है, नेताओं और अफसरों का उपयोग हो रहा है, भाई भतीजावाद किया जा रहा है, लोगों के बीच में पक्षपात किया जा रहा है, लोग केवल धन प्राप्ति के लिए को ही अपने जीवन का लक्ष्य मान रहे हैं। तो ये सारा चीज जो है हमारे ऑप्शन क में इंक्लूड है, सब इसी में आ गया है। तो आम आदमी की लोकतांत्रिक आस्थाएं डगमगाती हैं लोकतंत्र की गिरती मर्यादाओं के समक्ष विवशता देख करके। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, लोकतंत्र की सफलता और सार्थकता आधारित नहीं है। मतलब लोकतंत्र की सफलता और जो सार्थकता है वो किस चीज पर आधारित नहीं है। पहला है नई दृष्टि, प्रेरणा और संवेदना पे, बिल्कुल गलत। अगर नई दृष्टि होगी, मोटिवेशन होगा, इमोशंस होंगे तो वो चीज सफल होगी, असफल नहीं होगी। यानी का ऑप्शन गलत है। विवेक और संतुलन की प्रवृत्ति, अगर बात पेशेंस की है, बैलेंस की है, तो विवेक और अगर संतुलन है तो हमारी लोकतंत्र की जो सफलता है, सार्थकता है, वो कभी भी कमजोर पड़ेगी ही नहीं। यानी कि खबी ऑप्शन गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है सफलता और सार्थकता आधारित नहीं है। इन सब में हमारी सफलता आधारित है। ग है सफलता और समर्पण की प्रवृत्ति पर, यानी अगर हमने काम के लिए संकल्प लिया है, हमारे अंदर समर्पण की भावना है, तो हमारा लोकतंत्र हमेशा सफल होगा और सार्थक होगा। अब आता है ऑप्शन घ, संगठन और आत्मविश्वास के अभाव पर, बिल्कुल करेक्ट। अगर हमारे अंदर संगठन नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं होगा, मीन्स की यूनिटी नहीं होगी, और सेल्फ जो है फेथ है, अपने आप पे जो विश्वास है, अगर उसकी कमी है तो लोकतंत्र कभी भी सफल और सार्थक नहीं हो सकता है। इसलिए ऑप्शन घ, संगठन और आत्मविश्वास के अभाव पर, ये गलत आंसर है। गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक है। अब आपको इस जो गद्य दिया गया है उसका एक उचित शीर्षक बताना है। लोकतंत्र के मूल तत्व, या फिर लोकनिष्ठा, लोकतंत्र की कमजोरी, या फिर राजनीति का कीचड़। अब आप एक सार्थक लोकनिष्ठा की बात करेंगे तो एक पक्ष आ जाता है। लोकतंत्र की कमजोरी अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे कमजोरी में, कमजोरी के साथ साथ कुछ मूल तत्व भी बताए गए हैं। राजनीति का कीचड़ अगर कहेंगे तो इसमें दोनों चीजों की इसके सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष दोनों का जिक्र किया गया है। तो इसलिए इस गद्यांश का जो उपर्युक्त शीर्षक है वो है लोकतंत्र के मूल तत्व। ये सही ऑप्शन है। अब बच्चों हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे कविता है, हमें इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और इससे पूछे गए प्रश्न बताने हैं। बच्चों अगर आप इसमें आंसर्स करेक्ट लिखते हैं तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस 0 हो जाते हैं, क्योंकि सबको सबके ऑप्शंस दिए गए हैं, इसलिए बहुत ध्यान से आप एग्जाम में देंगे। चलिए इसको हम पढ़ते हैं। लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, लक्ष्य है अति दूर दुर्गम, मार्ग भी हम जानते हैं, किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन ही मानते हैं। सुमन का मतलब फूल होता है। जब प्रगति का नाम जीवन, यह अकाल विराम कैसा, विराम का मतलब आराम करना। अगर
जीवन का नाम प्रगति है, चलते रहना है, तो फिर हम विराम क्यों करें, आराम क्यों करें। धनुष से जो टूटता है बाढ़ तब मग में ठहरता। मीन्स जब धनुष से बाण छूट जाता है तो वो रास्ते में, मग मतलब रास्ते में रुकता नहीं है, वो अपने लक्ष्य तक जरूर जाता है। देखते ही देखते वह लक्ष्य का ही भेद करता। मीन्स छूटा हुआ धनुष से निकला हुआ बाण जो है वो बिना लक्ष्य भेदन किए नहीं रहता है। इसलिए मार्ग में रुकना ही जीवन नहीं है। लक्ष्य प्रेरित बाण है, हम ठहरने का काम कैसा। मतलब वो बाण जो है हमारे लिए एक प्रेरणा है लक्ष्य को बेधने का, इसलिए ठहरना सही नहीं है। बस वही है पथिक जो पथ पर निरंतर अग्रसर हो। यानी एक सच्चा पथिक वही होता है जो अपने रास्ते पर निरंतर चलता रहता है। अग्रसर मतलब चलता रहता है। हो सदा गतिशील जिसका लक्ष्य प्रतिक्षण निकटतर हो। मतलब वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है, गतिशील है और अपने लक्ष्य के वो हर क्षण निकट ही पहुंचता है। हार बैठे जो डगर में पथिक उसका नाम कैसा। और वो पथिक ही कैसा है जो अपने डगर में रास्ते से हार मान जाए, इसलिए वो पथिक नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे हमने इस पद्यांश को समझ लिया। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कि कवि ने पथिक को क्या संदेश दिया। अब आपने देख लिया कवि ने पथिक को क्या संदेश दिया, बिल्कुल सही समझ लिया कि लक्ष्य प्राप्ति से पहले रुकना नहीं। आप देख रहे हैं कि अगर आपने इसके अर्थ को बहुत अच्छा समझा तो संभल कर चलना, कष्टों से घबराना, कंटकों से बचना बिल्कुल नहीं। जब तक हमें लक्ष्य ना मिल जाए तब तक रुकना नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, कवि ने बाण का उदाहरण दिया है। देखा आपने बाण का क्या उदाहरण दिया है कि वो मार्ग में रुकता नहीं है, कि मग में है नहीं ठहरता। देखा आपने कि सीधा तो चलता है, तेज भी चलता है, शत्रु को भी मार देता है, लेकिन मार्ग में वो नहीं रुकता है। तो इसका ऑप्शन ग जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, कवि ने पथिक किसे माना है। यानी पथिक कौन है, जो चलता है वो या फिर जो रास्ते में हार के बैठ जाता है वो। तो जो निरंतर चलता रहता है। कवि ने पथिक किसको कहा है, जो निरंतर चलता रहता है वो पथिक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, लक्ष्य को बेधने की बात किसके संबंध में की गई है। लक्ष्य को बेधने की बात पथिक के संबंध में कही गई, क्योंकि पथिक को ही संदेश दिया जा रहा है। फिर हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, कवि किसे संदेश दे रहा है। तो कवि जो कवि किसे संदेश दे रहा है, यहाँ पे है जो शक्तिहीन है, जो काम नहीं कर पा रहे हैं, कवि उनको संदेश दे रहा है, मोटिवेट करने। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित के सही उत्तर विकल्प चुनकर लिखिए। अब इसमें भी आपको क्वेश्चन के सही उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाक्य के दो अनिवार्य अंग। बच्चों आपको याद होगा मैंने आपको बताया था दो अनिवार्य अंग। अब आप देख करके समझ सकते हैं। पहला है कर्ता और क्रिया, आपको पता है ये सही नहीं है ना। फिर दूसरा है उद्देश्य और विधेय में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आपको आपका आंसर यही मिल गया कि वाक्य के दो अनिवार्य अंग क्या हैं, वो है हमारा ऑप्शन ख, उद्देश्य और विधेय। बिल्कुल सही, आपको 1 नंबर यहाँ मिल जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसने खूब पानी पिया। वाक्य में उद्देश्य है। अब उद्देश्य का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया है उद्देश्य को हम सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो उसने खूब पानी पिया, यानी वाक्य में काम कौन कर रहा है, उसने। पानी पीने का काम वो उसने शब्द कर रहा है। तो आपको पता चल गया यहाँ पे हमारा जो का ऑप्शन है उसने, यह वाक्य में उद्देश्य है। रेस्ट ऑफ को पानी पिया हमारा प्रेडिकेट यानी कि विधेय है। क्वेश्चन नंबर 3, बाहर जाकर खेलो या चुपचाप बैठो। इसमें देख रहे हैं बाहर जाकर खेलो, चुपचाप बैठो, दो वाक्य हैं, दोनों ही अपने में कंप्लीट अर्थ लेकर के हैं। बीच में जो या शब्द है वो हमारा क्या है, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो आपको मालूम है कि जब दो
संयुक्त वाक्य होते हैं और उन दोनों वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द युग्म होते हैं वो संयुक्त वाक्य के होते हैं, क्योंकि सरल में एक क्रिया होती है, यहाँ पे दो क्रिया है, खेलो और बैठो, और संकेत वाचक वाक्य है नहीं, मिश्र वाक्य है नहीं, क्योंकि मिश्र वाक्य में एक आश्रित होता है, दूसरा वो प्रधान वाक्य होता है। तो यहाँ पे या शब्द जो है वो शब्द युग्म सॉरी ये हमारा योजक शब्द है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन है संयुक्त वाक्य, इसका करेक्ट ऑप्शन ख है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, उसने देखा कि सामने से हाथी आ रहा है। बिल्कुल आप देखते ही समझ गए कि यहाँ पे उसने देखा कि लग गया है, आपके पास ऑप्शन आ गया कि सबसे पहले तो ये मिश्र वाक्य है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है वाक्य में रेखांकित अंश है, तो रेखांकित अंश क्या है, क्योंकि यहाँ पे की शब्द लगा हुआ है तो आपको पता है कि ये संज्ञा उपवाक्य है, क्योंकि मिश्र वाक्य में आपने संज्ञा उपवाक्य में पढ़ा है कि की योजक शब्द से दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित के सही उत्तर विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन 1, वाक्य के द्वारा वाच्य के द्वारा पता चलता है। वाच्य अब यानी कि वॉइस, क्या पता चलता है, कर्ता की प्रधानता, बिल्कुल सही। कर्म की प्रधानता, बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि कर्ता की भी प्रधानता होती है और कर्म की भी प्रधानता होती है, भाव की भी प्रधानता होती है। अब हम 3 ऑप्शन करेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो जहाँ तीनों चीज की प्रधानता है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता का पता चलता है किसमें, वाच्य में, जहाँ तीनों की वैल्यू होती है कर्ता, कर्म और भाव की क्रिया के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाववाच्य में क्रिया होती है। अब बच्चों आपको याद आ रहा होगा, मैंने भाववाच्य में क्रिया बताई थी कि भले ही हमारा उद्देश्य जो है वो स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, लेकिन क्रिया की दशा एक ही होती है। बिल्कुल करेक्ट आप आ गए कि एक तो भाववाच्य में वाक्य अकर्मक होता है, बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें कर्म अगर होता तो वो भाववाच्य नहीं होता, वो कर्मवाच्य हो जाता। फिर दूसरा जो है हमारा अन्य पुरुष होता है, पुल्लिंग और एक वचन, यानी कि क्रिया हमेशा पुल्लिंग और एक वचन में होती है, बिल्कुल सही है। हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कर्मवाच्य के विषय में सही नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा कि कर्मवाच्य के विषय में क्या सही नहीं हो सकता। हम ऑप्शन देखते हैं, शायद हमें पता चल जाए। वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, अगर हम देखें तो अगर कर्मवाच्य है तो अंडरस्टूड है कि कर्म की प्रधानता होगी, क्योंकि कर्म की प्रधानता है तभी तो कर्मवाच्य है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये सही है और हमें बताना है कि क्या सही नहीं है। क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार होता है, ये भी सही है, क्योंकि जब कर्म की प्रधानता है तो लिंग वचन और पुरुष जो है वो चेंज हो जाते हैं, किसके, कर्म के अकॉर्डिंग। क्रिया सदैव सकर्मक होती है, ये भी सही है, क्योंकि सकर्मक है तभी तो उसमें कर्म की प्रधानता है, यानी कि हमारे ये तीनों ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, यानी कि हमारा घ ऑप्शन देखेंगे, कर्ता सदैव प्रथमा विभक्ति का होता है। अब देखिए, अब आपको कभी लगेगा कि ये चीज क्या है, ये चीज हमने कभी समझी नहीं, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके 3 ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि क्वेश्चन नंबर 4 वाला ऑप्शन हमेशा सही होगा। कर्ता सदैव प्रथमा विभक्ति में, प्रथमा का मतलब होता है बच्चों आपने शब्द रूप, धातु रूप पढ़ी हैं, उनमें विभक्तियां पढ़ी हैं, तो प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, तो कर्ता जो है हर विभक्ति में होती है, कभी स्त्रीलिंग, कभी पुल्लिंग, कभी अन्य पुरुष, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। लड़के नहीं रोते, आप
आपके पास एक सेंटेंस है। अब बताना है कि वाक्य का वाच्य। अब हम देखेंगे कर्तृवाच्य, लड़के नहीं रोते। तो देखा जाए यहाँ पे हमको पहला ही ऑप्शन मिल गया, क्योंकि अगर हम भाववाच्य से टैली करेंगे तो भाववाच्य में क्या होगा, लड़के से रोया नहीं जाता। अब ये ऑप्शन तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि लड़के नहीं रोते यानी भाववाच्य नहीं है। अब हम कर्मवाच्य में देखें तो लड़के के द्वारा रोया नहीं जाता। अब द्वारा लगा नहीं है, क्योंकि भाववाच्य में करण वो चिन्ह जरूर लगता है। क्रियावाच्य होता ही नहीं है, 3 वाच्य होते हैं। तो अंडरस्टूड है कि हमारा ऑप्शन ख कर्तृवाच्य करेक्ट आंसर है। लड़के नहीं रोते, इस वाक्य में वाच्य जो है वो कर्तृवाच्य है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित के सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब आपका कोई ऑप्शन है दिया हुआ है। क्वेश्चन पहले हम समझ लें। आनंदन बहुत भाग्यशाली है, आपका सेंटेंस ये है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया रेखांकित पद का परिचय। रेखांकित यानी कि जिस शब्द पर अंडरलाइन है, तो शब्द है हमारा आनंदन। सबसे पहले हमें इस शब्द को समझना है कि आनंदन है क्या। बहुत भाग्यशाली है, तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे किसी बच्चे के बारे में बात हो रही होगी। ये कोई नाम है। अब जब नाम है तो जैसे ही आपने नाम देखा आपके दिमाग में आ गया कि वो संज्ञा होगा। अब संज्ञा में क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। बिल्कुल करेक्ट है, आनंदन व्यक्तिवाचक है, क्योंकि संज्ञा में हमने 3 भेद पढ़े हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जाति है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये नाम है। व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग, बिल्कुल सही, क्योंकि आनंदन पुल्लिंग शब्द है और एक वचन, तो यहाँ पे आनंदन भी एक वचन है, ये भी सही है। अब है कर्ता कारक। तो आपको पता है कर्ता क्या होता है, जिसके बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पे आनंदन के बारे में बात की जा रही है, तो यानी कर्ता कारक है। बिल्कुल करेक्ट है, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। लेकिन ठीक है, आपको और भी ऑप्शन में देखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमको हमेशा पहला ही ऑप्शन करेक्ट मिल जाए। हम ख को देखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा बिल्कुल करेक्ट, पुल्लिंग ये भी करेक्ट, एक वचन ये भी करेक्ट। अब देखेंगे हम कर्म कारक। तो कर्म का मतलब जहाँ पे कर्म की बात होती है, वाक्य में कर्म होता है, तो वहाँ कर्म कारक होता है। लेकिन यहाँ आनंदन के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे आनंदन कर्म नहीं है, खुद ये एक कर्ता है, क्योंकि इसके बारे में बात की जा रही है। तो आपने देखा ख ऑप्शन सिर्फ कर्म कारक की वजह से कट गया है। अब हम आएंगे ग में, तो देखेंगे ग में जातिवाचक संज्ञा, यही कट गया। क्यों, बाकी 3 ऑप्शन आपके सही हैं, पुल्लिंग एक वचन कर्ता कारक सही है, लेकिन चूंकि आनंदन कोई जाति नहीं है, आनंदन एक नाम है, तो जातिवाचक संज्ञा की वजह से ये ऑप्शन गलत। पुरुषवाचक संज्ञा, तो देखेंगे पुरुषवाचक शब्द जो है वो संज्ञा में नहीं आता है, वो सर्वनाम का भेद है। तो यहाँ पे आनंदन का जो पद परिचय है व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग एक वचन, कर्ता कारक करेक्ट आंसर है। अब है कौन आया है, रेखांकित पद का परिचय। कौन, कौन शब्द का है अर्थ, तो हम देखेंगे सबसे पहले ये कौन है क्या। सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो यहीं से हम इस कौन शब्द के लिए ऑप्शन को गलत मान लेंगे, क्योंकि कौन संज्ञा होता ही नहीं है। अब आएगा पुरुषवाचक संज्ञा। पुरुषवाचक संज्ञा, तो कौन में पुरुषवाचक नहीं आता, क्योंकि पुरुष में आपने पढ़ा है मैं, तुम, हम, वे, यानी कि प्रथम पुरुष उत्तम, तो बिल्कुल ख ऑप्शन भी कट गया। अब है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कौन शब्द जो है वो प्रश्न के लिए ही है। और पुल्लिंग क्योंकि आया, अगर कौन आए हैं होता तो यहाँ पे बहुवचन शब्द लिखा होता। पुल्लिंग शब्द है, कौन आया, कौन आई होता तो स्त्रीलिंग होता, तो पुल्लिंग भी सही है, एक वचन भी है और कर्ता कारक भी सही है, क्योंकि किसी के उद्देश्य जो है यहाँ पे उद्देश्य छुपा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन ग प्रश्नवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एक वचन कर्ता कारक सही है।
अगर आप घ ऑप्शन भी देखना चाहते हैं तो निज वाचक सर्वनाम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे स्वयं, अपने आप, खुद से ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। मैं सवेरे उठता हूँ रेखांकित पद है उठता हूँ। उठता क्रिया है तो हम ध्यान देंगे कि हमको क्रिया देखना है। सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन का सकर्मक क्रिया। तो हम देखेंगे इस वाक्य में कर्म क्या है। तो देख रहे हैं, मैं सवेरे उठता हूँ, मैं सवेरे को उठता हूँ, तो को शब्द यहाँ अटपटा लग रहा है तो सकर्मक क्रिया नहीं हो सकती। अब देखेंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया बिल्कुल करेक्ट क्योंकि वाक्य अकर्मक है। उठता हूँ पुल्लिंग, ये भी सही है। फिर एक वचन मैं शब्द है, चूंकि एक वचन है, ये भी सही। अब देखेंगे भूतकाल। तो अब यहाँ काल अगर हम देखेंगे, क्योंकि क्रिया में हमें काल बताना होता है, तो मैं सवेरे उठ गया अगर होता तो भूतकाल होता, क्योंकि काम जो है वो हमारा वर्तमान में चल रहा है ना। तो इसको हम यहाँ पे कर्तवाच्य तो है ही, क्योंकि मेरे द्वारा सवेरे उठा जाता है अगर होता तो कर्मवाच्य में होता। कर्तवाच्य सही है, बस यहाँ पे काल का जो जिक्र है वो गलत है। अब हम देखेंगे अकर्मक क्रिया, मैंने बताया सही है, पुल्लिंग भी है, एक वचन भी है, वर्तमान काल में है, कर्तवाच्य है, ये भी सही है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम प्रेरणार्थक क्रिया को देखेंगे तो यहाँ पे काम करने वाला कोई एक है, किसी के द्वारा कराया नहीं जा रहा है, तो ये गलत है। इसलिए ऑप्शन ग हमारा जो है वाक्य अकर्मक क्रिया में भी है, पुल्लिंग भी है, क्योंकि आप देख रहे हैं मैं शब्द लगा हुआ है, एक वचन है तो मैं भी एक वचन शब्द है, वा काम वर्तमान में प्रेजेंट में चल रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ग करेक्ट है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, यानी कि श्रद्धांजलि किसी, मान लीजिए मूर्ति को दिया जाता है, श्रद्धांजलि शब्द अंडरलाइन है, तो आपको इसी का पद परिचय देना है श्रद्धांजलि का। तो हम देखेंगे उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। अगर देखेंगे तो श्रद्धांजलि क्या होता है, हमारे मन के भाव होते हैं, हम किसी को वहाँ जो सम्मान देते हैं, तो भाव को देखते ही हुए अब हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा बिल्कुल करेक्ट है। स्त्रीलिंग ये भी करेक्ट है क्योंकि श्रद्धांजलि दी जाती है, श्रद्धांजलि दिया नहीं जाता। तो सेंटेंस में हम देखेंगे कि जो क्रिया लगी है की भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे श्रद्धांजलि स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन है। कर्म कारक श्रद्धांजलि को अर्पित की, ऐसा हम कह सकते हैं। देखते हैं कि सही है कि नहीं, क्योंकि हम देखेंगे भाववाचक में हमारे पास दो ऑप्शन है, तो भाववाच्य संज्ञा सही है, स्त्रीलिंग सही है, एक वचन सही है। चूंकि कर्ता हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे कर्ता शब्द जो है वो उन्होंने है, तो यहाँ पे श्रद्धांजलि हमारा कर्म कारक है, कर्ता उन्होंने हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पहला जो ऑप्शन है भाववाच्य संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन कर्म कारक, ये ऑप्शन करेक्ट है। अब मैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ूंगी। निम्नलिखित के सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन है रस सिद्धांत के प्रथम आचार्य हैं, तो आपको नाम याद आ गया होगा। मैंने बार बार अपने वीडियो में रस के बारे में बताया था कि भरत मुनि ने रस के बारे में वर्णन किया है, उन्होंने 9 रस माने हैं, तो प्रथम आचार्य भरत मुनि को माना जाता है। फिर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम आश्रय हैं। परशुराम आश्रय है किस चीज का, वीर रस का नहीं, क्योंकि परशुराम वीरता की बात नहीं कर रहे, रौद्र रस, भयानक विभत्स हो नहीं सकता, तो यहाँ पे परशुराम को रौद्र रस का आश्रय माना गया। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता लक्ष्मण, तो आप हास्य रस दे सकते थे। अगर राम के बारे में पूछा जाता कि राम आश्रय है, तो शांत रस का आप देते। इस चीज को ध्यान देंगे बच्चों कि इसमें आप सोचेंगे कि क्या कहा गया है, तो परशुराम के बारे में बताया गया है कि उनका इसमें जो बातें हुई हैं वो किस रस में हुई हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था परशुराम की जब बातें आएंगी तो वो रौद्र रस में होंगी। फिर अद्भुत
रस का स्थायी भाव है। अद्भुत यानी कि आश्चर्य, बिल्कुल जिस चीज को देख करके मन में आश्चर्य आए। ईश्वर का विकराल रूप, ऐसा आपको याद आ रहा होगा। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उसका लगा पंक्ति में रस। आपको मालूम है, पढ़ करके क्रोध के मारे, यानी कि इस शब्द को पढ़ लिया तो यहाँ पे रस हमारा क्या हो गया, रौद्र रस। तो आपने ये सारा देख लिया, मैंने आपको व्याकरण तक का पार्ट बता दिया है, तो बहुत ध्यान से इसको समझते रहिएगा। मैं जो भी प्रॉब्लम होगी आपको बताऊंगी। धन्यवाद।